और ऐसे युग में यह जरूरी नहीं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सरकार बना ले। बेसिकली यह अलायंसेस और कोलिशन पे डिपेंड करेगा। और जब हम अलायंसेस की बात कहते हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस और सोनिया गांधी का मैकेनिज्म सबसे आगे है। सोनिया गांधी के पास अलायंसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, सोनिया और राहुल के मैंडेट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इतिहास पुरुष मैं कहूंगा उन्हें अलायंसेस का, अहमद पटेल हैं, उनके रहते हुए अलायंसेस में कांग्रेस कभी पिछड़े ऐसा लगता नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस सत्ता से दूर होगी यह निश्चित नहीं है और यूपीए 3 बनने की संभावना से रूल आउट नहीं किया जा सकता। जी जगदीश जी, प्रधानमंत्री की डरबन यात्रा और ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की भूमिका के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की खास पेशकश डरबन में मनमोहन में बस इतना ही। पूरी टीम के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं रूपा झा। हर सप्ताह आप महसूस करते हैं हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार बिहार के किसानों के भरते खलिहान से चीन क्यों है परेशान। पहले तो कुछ नहीं मिलता था, ले दे के बराबर हो जाता था। अभी कम से कम इतना जरूर है कि बढ़िया से सब काम हो रहा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अतिथि देवो भव की भूमि में विदेशी महिला सैलानियों को सताने लगा है सुरक्षा का सवाल। और साथ ही देखिएगा, ब्रिटेन में पैदा हुई लेकिन भारत की सड़कों पर जमा हुई बुलेट की दीवानगी की कहानी। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। क्या आने वाले समय में हर एक के लिए निवाला होगा, और अगर होगा तो कहां से आएगा। दुनिया की हर सरकार इस सवाल और इससे जुड़े बड़े संकट, खाद्य संकट के सवाल से जूझ रही है। भारत में भी एक बड़ी चुनौती है। बिहार के नालंदा जिले का एक गांव इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि वहां के किसानों का दावा है कि उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए अचूक तरीके ढूंढ लिए हैं। हालांकि अब इस दावे पर चीन ने सवाल उठाए हैं। इन्हीं दावों की पड़ताल करने पहुंचे बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। कटनी को महज 10 दिन रह गए हैं, लेकिन धनंजय सिंह अपने 8 बीघे खेत पर फैली गेहूं की लहलहाती फसल से दूर नहीं रह पा रहे। नालंदा के नानद गांव के धनंजय सिंह पिछले कुछ अरसे से अपने खेतों में कृषि की विधि सिस्टम ऑफ राइस इंटिफिकेशन आजमा रहे हैं। बिहार में लोग इसे श्री विधि बुला रहे हैं। 2 साल से हम कर रहे हैं सर मैंने खेती। पहले तो कुछ नहीं मिलता था, ले दे के बराबर हो जाता था। अभी कम से कम इतना जरूर है कि बढ़िया से सब काम हो रहा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। घर के भी स्थिति ठीक है, मकान उकान भी बना रहे हैं अभी। बीज को पारंपरिक से अलग ढंग से तैयार करने, 8 से 12 दिन के एक एक पौधे को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रोपने और सिंचाई की अलग पद्धति को अपनाने वाली श्री विधि खेती की तकनीक अफ्रीकी देश मेडागास्कर में एक ईसाई पादरी ने 1980 के दशक में विकसित की थी। तब से लेकर दुनिया के 40 देशों में इस विधि से खेती हो रही है और पिछले कुछ सालों से इसे भारत में तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे सूबों में अपनाया गया है। पर बिहार में इसके प्रयोग का मामला तब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया जब केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने संसद में कहा कि बिहार के नालंदा जिले में 1 हेक्टेयर में 22.4 टन धान की पैदावार हुई है। विश्व रिकॉर्ड बनने की खबर के साथ ही अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और मीडिया ने दरवेशपुरा का रुख किया। उस किसान सुमंत कुमार से मिलने जिनके नाम धान उगाने का विश्व रिकॉर्ड बिहार सरकार कर रही है।
इससे पहले यह रिकॉर्ड चीन के नाम था, जहां 19.4 टन प्रति हेक्टेयर की फसल उगाई गई थी। चावल क्रांति के पुरोधा वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग ने नए रिकॉर्ड के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार सरकार के विश्व रिकॉर्ड फसल के दावे पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी सवाल उठाए हैं, मगर संस्था का कहना है कि श्री विधि एक प्रमाणित विधि है जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। विश्व रिकॉर्ड तो 1-2 बनते हैं, मगर इतना जरूर है कि हमारे वैज्ञानिकों ने जब बाद में जाके उसी क्षेत्र में दूसरे किसानों के खेतों पे जिन्होंने इस विधि से खेती की थी, जब वेरीफाई करने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि लगभग जो कई किसानों के खेतों पे उन्होंने सैंपल हार्वेस्ट किया तो 6 टन से लेकर 8 टन तक उपज आई। 2.5 टन आज यील्ड है और किसानों के यहाँ 6 आ रही है, तो लगभग 2.5 से 3 गुना वृद्धि हो रही है। अगर ये तरीका ज्यादा बड़े पैमाने पर अगर लागू किया जाता है तो खाद्य की समस्या पूरे भारत की कम से कम ईस्टर्न रीजन ही पूरा कर सकता है। दिन ब दिन बढ़ते खर्च और पर्यावरण को हो रहे नुकसान की वजह से भारत की पहली हरित क्रांति तकनीक की हाल के दिनों में भारी निंदा होती रही है। उम्मीद की जा रही थी कि श्री विधि इसका बेहतर विकल्प बन सकेगी, लेकिन वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग अभी भी इसे कृषि प्रबंधन से अधिक कुछ मानने को तैयार नहीं। फैसल मोहम्मद अली, BBC, नालंदा, बिहार। तो जैसा आपने सुना कि रिकॉर्ड पर चीन ने सवाल उठाए हैं, कितनी जायज हो सकती है उसकी आपत्ति? भारत में कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा से हमने यही सवाल पूछा। नालंदा का जो रिकॉर्ड है, जो कीर्तिमान उन्होंने किसानों ने वहां पर एस्टेब्लिश किया है, उसको बहुत से सोर्सेज ने, बहुत सी एजेंसीज ने उसको एस्टेब्लिश किया है, वो बिल्कुल ठीक है। और ये जो एक अननेसेसरली जो कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है चाइना द्वारा, इसमें कोई मुझे लगता है ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी किसी देश से एक रिकॉर्ड दूसरी जगह जाता है तो वो एक क्वेश्चन मार्क उठाए जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे रिकॉर्ड की बहस को अगर एक पल के लिए छोड़ भी दें तो भी कृषि वैज्ञानिक किसी निश्चित राय पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं कि ये कारगर है कि नहीं, जबकि ये तकनीक बरसों से दुनिया भर में अपनाई जा रही है। ये तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बीज का और पानी का दोनों का उपयोग कम होता है और इसमें पैदावार ज्यादा होती है। और ये जो स्कीम है या जो विधि है उसकी खेती करने की, धान की, इससे जो सबसे बड़ा इशू है खेती का कि आपका पानी का जो दोहन होता है उससे बचाव होता है और प्लस पैदावार ज्यादा होती है। सिर्फ इसमें इंटरेस्ट ये है कि जो कंपनियों का कि भाई क्योंकि इसको ज्यादा बढ़ावा नहीं देने में, वो ये है क्योंकि इसमें कोई मशीन का उपयोग नहीं होता, और जब मशीनों का उपयोग नहीं होता तो कंपनियां कतराती हैं, साइंटिस्ट भी कतराते हैं उस विधि को प्रमोट करने के लिए। धान की खेती की वैश्विक स्थिति क्या है देवेंद्र जी? क्या भारत में ही बढ़ रही है पैदावार या बाहर भी ऐसा हो रहा है? धान की जब हम अगर बात करते हैं तो ये उत्पाद तो शायद दुनिया में बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ बहुत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आज दिक्कत ये है कि एक्सपोर्टर बहुत कम रह गए इंटरनेशनल मार्केट में। और भारत कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं कि अब ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है धान का बन गया है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब दुनिया में सप्लाई की बात होती है तो सरप्लस देने वाले देश हैं वो बहुत कम हो गए। थाईलैंड को भारत ने पिछले कुछ दिनों में बीट किया है और अब वो नंबर 1 पे है। तकरीबन 9 मिलियन टन यानी 90 लाख टन का हम हर साल जो है निर्यात करते हैं चावल का। कृषि मामलों की जानकार डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। ग्लोबल इंडिया में आगे है, अमेरिका में बढ़ते भारतीय चित्रकारों के कदरदान। ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। खलारी सुपर सीमेंट। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। अति उत्सव क्या त्योहार, लिज्जत पापड़ हो हर बार। कर्रम तुर्रम तुर्रम कर्रम, मजेदार लिज्जतदार
राष्ट्रीय महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का विशुद्ध मिश्रण। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं बिहार में पहली बार कंक्रीट के जंगल के बीच हरियाली से भरपूर टाउनशिप, वाटर पार्क, फार्म हाउस आदि सुविधाओं से परिपूर्ण नई उमंग जगाने की परिकल्पना। संपर्क करें अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स 19 IS कॉलोनी दुबई। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। जोरावर सिंह हम तोहर पजामा के नागा खींच ले। हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी से। तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। Burnpur Cement, super strong cement. India is restless and it's entering a decisive year which will shape our economy, politics and society. So do our leaders understand the aspirations of its cities and villages? Can we rewrite the rules for a changing India? India's biggest television news network brings you face to face with those who could shape our future. Think India Dialogue, 8 April 2013, 4 p.m. onwards. Live broadcast across network 18 channels and streaming across portals. जोहार काकी। जोहार जोहार। बहू कैसी है? आखिरी महीना चल रहा बेटी। ई बार प्रसव अस्पताल में ही कराइएगा। लेकिन बेटी इतना पैसा। अरे काकी, संस्थागत प्रसव में पैसा लगेगा नहीं, पैसा मिलेगा, वो भी पूरा 1400 रुपया। क्या? हाँ, हमको भी पैसा मिलेगा और रत्नी को मिलेगा सुरक्षित प्रसव का पूरा सुविधा। तब तो हम अपने बहू का प्रसव अस्पताल में ही करवाएंगे। कभी अचानक छुअन जिंदगी की, और जिंदगी is good, PT Innovare, PT is good. An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. Email me before I am back from the temple, okay? Ayyo. Holy enta devame. Ayyo. No. South Indians. No holy. Appa, Vishnu. Happy Holi! Happy Holi! नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया। बस विष्णु, चलो। अप्पा, विष्णु। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। केसरिया बालम आवोणी पधारुनी मारे देश, इस तर्ज पर हमारे पास न जाने कितनी गीत हैं, कविताएं हैं। अतिथि को भगवान समझने वाले हिंदुस्तानियों की कहानी हम सब ने सुन रखी है, लेकिन क्या ये असलियत है? दिल्ली रेप मामले के बाद हाल के दिनों में विदेशी महिला सैलानियों पर हो रहे यौन हमलों ने उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कई देशों ने अपने नागरिकों को भारत में अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखने की चेतावनी भी जारी की है। आखिर क्यों सैलानियों को सुरक्षित रखने में नाकाम साबित हो रहा है भारत? ब्रितानी सैलानी जेसिका डेविस आगरा गई थी कुछ खूबसूरत यादों को साथ लेकर लौटने के लिए, मगर वे लौटी एक दिल दहलाने वाले अनुभव को लेकर। अपनी आबरू बचाने के लिए जेसिका को अपने होटल की बालकनी से छलांग लगानी पड़ी, क्योंकि उन्हें डर था कि होटल का मालिक उनके साथ दुराचार करना चाहता था।
मैं जानती थी कि वो अपने साथियों के साथ मेरे कमरे में घुसना चाहता था। मैंने जबरदस्ती दरवाजा बंद कर लिया और बालकनी से नीचे कूद गई। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। भारत में पिछले कुछ समय से महिला अपराध की खबरें लगातार सुर्खियों में आ रही हैं। ऐसे में ब्रितानी दूतावास ने अपने यहाँ की महिला पर्यटकों को सलाह दी है कि वे भारत में जाते समय अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखें और शालीन माने जाने वाले कपड़े पहनें। इससे पहले स्विस और चीनी महिला के बलात्कार के बाद स्विट्जरलैंड और चीन ने भी भारत के लिए कुछ ऐसे ही शब्द लिखे थे जिनमें कहा गया था कि भारत में बलात्कार की घटनाएं आम बात हैं। जाहिर है इन घटनाओं ने भारत में मौजूद विदेशी सैलानियों को चिंता में डाल दिया है। यकीन मानिए, मेरी माँ मुझे यहाँ आने की इजाजत ही नहीं दे रही थी। उन्हें लगा कि मैं भारत में सुरक्षित नहीं रह पाऊंगी। यहाँ के पुरुषों की समस्या ये है कि वो बहुत घूरते हैं। शायद उनकी मानसिकता ऐसी ही है कि लाइफ में जितनी महिलाएं देखने को मिल जाएं, उतना अच्छा है। मुझे यहाँ सुरक्षित सिर्फ इसलिए महसूस होता है क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आई हूँ। शायद अकेले होती तो इतना सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ जिस तरह से लोग हमारी तरफ देखते हैं वो अजीब ही है। सैलानी तो चिंतित हैं ही, लेकिन चिंता उन भारतीयों में भी है जिनकी रोजी रोटी पर्यटन उद्योग से चलती है। उनका कहना है कि इससे पहले ऐसी घटनाओं का असर भारत के पर्यटन क्षेत्र पर पड़े, सरकार को समय रहते कड़े कदम उठाने होंगे। हमने भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को कहा है कि कॉल सेंटर जो 24 आवर हेल्पलाइन हो, उसको जल्द से जल्द एस्टैब्लिश करा जाए, ताकि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो तो उसका इमीडिएटली समाधान हो सके। करीब एक दशक पहले पर्यटन मंत्रालय ने अतिथि देवो भव नाम का अभियान शुरू किया था। ये मुहिम विदेशी सैलानियों के आंकड़े बढ़ाने में तो सफल रही, लेकिन जहां सैलानी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, ऐसा माहौल तैयार करने में अभी तक ये कारगर नहीं रही है। शालू यादव, BBC, दिल्ली। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, दिमाग का कमाल ऐप बनाने वाला छात्र हुआ मालामाल। लेकिन पहले BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंडअप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी के काफिले के साथ कराची का रुख किया BBC संवाददाता ऑर्ला ग्यूरिन ने। विमान पर मुशर्रफ ने उनसे कहा कि उन्हें पता है कि वो जहां जा रहे हैं वहां काफी समस्याएं हैं, लेकिन वो उनका सामना करेंगे। पाकिस्तान में मई में चुनाव होने वाले हैं और मुशर्रफ इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। श्रीलंका में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मामलों की पड़ताल की कोलंबो में BBC संवाददाता चार्ल्स हैविलैंड ने। वहां बौद्ध भिक्षुओं ने इस साल के शुरू से एक के बाद एक मुसलमानों पर कई बार हमले किए हैं। श्रीलंका में पिछले कुछ समय से मुस्लिम विरोधी गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं, जिसकी अगुवाई बौद्ध भिक्षुओं में उभर रहा एक नया रूढ़िवादी गुट कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर पहुंची BBC संवाददाता कैथरीन ब्यारोहांगा ने वहां हुए 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मुख्य मुद्दों की पड़ताल की। व्यापार और दूसरे क्षेत्रों में ब्रिक्स के सदस्य देश तेजी से विकास कर रहे हैं। इन देशों का मकसद खुद को निवेश का अड्डा बनाने के बजाय आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा करना है। भारत की कला उसके सॉफ्ट पावर की सबसे बड़ी ताकत है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के समसामयिक कलाकारों का सिक्का पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में खूब चला। कई भारतीय कलाकारों की पेंटिंग्स को करोड़ों रुपए में खरीदा गया। विश्व भर में आर्थिक मंदी के कारण कुछ वर्षों से भारतीय कला बाजार भी मंदी की मार झेल रहा था, लेकिन लगता है तस्वीर अब बदलने लगी है। अमेरिका के मशहूर नीलामी घर सोथबीज में भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को करीब 38 करोड़ रुपए में बेचा गया। सबसे महंगी पेंटिंग वासुदेव गायटोंडे की 1962 की ऑयल ऑन कैनवस $9,65,000 यानी करीब 5 करोड़ रुपए में एक भारतीय कला प्रेमी द्वारा खरीदी गई, जबकि पहले सोचा जा रहा था कि इसकी बोली $8 लाख तक ही लगेगी। Historically, last few years, contemporary art की मार्केट उतनी सख्त नहीं थी। आज के रिजल्ट्स हमने देखे कि बहुत डीप और स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में। सैयद हैदर रजा की 1983 में बनाई गई राजस्थान नामक पेंटिंग को करीब 4 करोड़ रुपए में खरीदा गया। फ्रांसिस सूजा की द क्रूसिफिक्शन पेंटिंग की उम्मीद से अधिक कीमत लगाई गई, जिसे एशिया के एक निजी कला प्रेमी ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा। MF हुसैन की पपेट डांसर्स नाम की पेंटिंग करीब 1.5 करोड़ रुपए में बिकी। इस नीलामी में कलाकृतियों को हासिल करने की होड़ लगी थी। पहले 20 साल से पहले मैं इंडिया बोले तो हमको ज्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं था इधर,
अभी इंडियन बोले तो हमको रेस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा हो गया ग्लोबली, नॉट ओनली इन द यूएस बट हर एक जगह में हो गया ना हमारे लिए। नीलामी में तैयब मेहता की 1982 में बनाई गई एक बेनाम पेंटिंग $10 लाख के बजाय कम दाम में करीब $7 लाख में बिकी। लेकिन 4 कंटेम्प्रेरी या मौजूदा दौर के कलाकारों की कलाकृतियों की रिकॉर्ड बिक्री हुई। भारतीय मूल की आर्ट कलेक्टर अमृता जावरी ने भारत के कई कलाकारों की कलाकृतियां पिछले 20 सालों से ज्यादा समय से जमा की और इस नीलामी में 45 ऐसी कलाकृतियां शामिल की गई थीं। सोथबीज की नीलामी में कुछ अन्य कलाकारों जिनकी पेंटिंग्स की उम्मीद से अधिक कीमत लगाई गई, उनमें मंजीत बावा की द ब्लैक देवी और भूपेन कक्कड़ की पेंटिंग सत्संग को भी करीब 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क। ग्लोबल इंडिया में आगे है, इसराइल की जेलों से हो रही है जिंदगी की तस्करी। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। अति उत्सव या त्योहार, लिज्जत पापड़ हो हर बार। करम तुर्रम तुर्रम करम, मजेदार लिज्जतदार, साथ स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का विशुद्ध मिश्रण। बेटा आप जाओ, अभी हम बच्चे हो। अरे आंटी, बच्चे तो आप बने। क्या मतलब? इस ज्वेलरी पे भारतीय मानक ब्यूरो के हॉलमार्क का निशान तो है ही नहीं। तो क्या हुआ? तो इसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं। तुम्हें कैसे पता? अरे आंटी, अब तो सब जानते हैं, हॉलमार्क का निशान शुद्धता की पहचान। आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क के 5 निशान जैसे BIS स्टैंडर्ड मार्क, सोने की शुद्धता जैसे 916 22 कैरेट के लिए BIS असेंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स मार्क, आभूषण की जांच का वर्ष जैसे N 2011 के लिए आभूषण विक्रेता का पहचान मार्क देखें और हाँ, बिल जरूर लें। जागो ग्राहक जागो। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, उसी भी भरो तो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल प्राइसिंग। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे। वो जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं रूपा झा।
सोने, गहने, ड्रग्स से लेकर इंसानों तक की तस्करी की खबरें आए दिन दिखाई सुनाई देती है, मगर क्या जिंदगी की तस्करी हो सकती है? इसराइल की जेलों में शायद ऐसा ही हो रहा है। बताया जा रहा है कि वहां कैद फलस्तीनी कैदियों के स्पर्म या शुक्राणुओं की तस्करी हो रही है, जिससे उनका परिवार पड़ रहा है। कुछ ही घंटों पहले जन्मे अपने बेटे को बाहों में थामे डेलाल ज़िबेन सुकून भरी नजरों से नन्हे मोहन्नद ज़िबेन को देखती हैं। हालांकि इस खुशी में शामिल होने के लिए मोहन्नद के पिता खुद यहाँ मौजूद नहीं हैं। अम्मार ज़िबेन इजराइल की एक जेल में 32 साल की सजा काट रहे हैं। उन पर 1997 में यरूशलेम में हुए एक बम धमाके में शामिल होने का आरोप है। डेलाल हमें बताती हैं कि उनके पति के शुक्राणुओं को चोरी छिपे जेल से लाया गया ताकि वो गर्भवती हो सकें। मोहम्मद ईश्वर का तोहफा है, लेकिन सच तो ये है कि जब तक मेरे पति मेरे पास नहीं होंगे तब तक मेरे लिए ये खुशी एकदम अधूरी है। पश्चिमी तट में पिछले दिनों कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें महिलाओं ने तस्करी के जरिए अपने पति के शुक्राणुओं को जेल से डॉक्टरों के क्लिनिक तक पहुंचाया है। Honestly, I don't know. सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि वो लोग ये कैसे करते हैं, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता। मैं ये सब केवल मानवता के नाते कर रहा हूँ। IVF तकनीक के जरिए गर्भाधान के लिए शुक्राणु 48 घंटों तक सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद उन्हें जमा दिया जाता है। जो महिलाएं इस तरह गर्भवती होना चाहती हैं, उन्हें हिदायत दी जाती है कि वो अपने करीबी लोगों को इस बारे में समय रहते जरूर बताएं, ताकि आगे चलकर उन पर कोई पति से धोखा करने का आरोप न लगाए। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, याहू, हॉटमेल, आज की दुनिया में इनके दीवानों की कमी नहीं। मगर क्या कभी सोचा आपने कि अगर इन कंपनियों का दिल किसी पर आ जाए तो क्या होता है? ब्रिटेन के एक स्कूली छात्र की कहानी जिसने याहू का मन मोह लिया। अपने बेडरूम में खुली आंखों से बुना गया निक का सपना साकार हो गया है। उन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया जिससे स्मार्टफोन पर खबरें आसानी से पढ़ी जा सकती हैं। This is my friend Steven. 2 ही साल में ऐप का ऐसा नाम हुआ कि याहू ने उसे खरीद लिया और वे रातों रात करोड़पति बन गए। When I started doing this, it wasn't at all for the money. I was just 12-year-old. मैंने जब ये शुरू किया था तो पैसे के लिए नहीं किया था। मैं तब केवल 12 साल का था। टेक्निकल चीजें अच्छी लगती थीं, ये मेरा शौक भर था। दूसरे ऐप डेवलपर्स को निक की कामयाबी ने हैरान जरूर किया है, पर वो मानते हैं कि ये अच्छा काम था। उसने ऐसा ऐप बनाया जो पॉपुलर हो गया था और वो एक समस्या का हल बताती थी। कंपनियां यही खोजती हैं। फिलहाल निक डी एलोजियो याहू के लिए कुछ नया करने के साथ साथ अपना ध्यान अपनी 12वीं की परीक्षा पर भी लगाए हुए हैं। पारुल अग्रवाल, BBC। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। 2 विश्व युद्ध को जिसने देखा हो, जिसके दीवाने केवल जन्म स्थान ब्रिटेन में ही नहीं दुनिया के कोने कोने में हो, जिसका जलवा भारत की सड़कों पर आज भी बिखरा हो, उसे रॉयल एनफील्ड बुलेट नहीं जुनून कहते हैं। भले ही ब्रिटेन जहां उसकी शुरुआत हुई और 1970 में चेन्नई की फैक्ट्री छोड़कर हर फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन मजाल है कि उसके ताव में कोई कमी आई होगी। दिल्ली की सड़कों से तुषार बैनर्जी। अगर आप बाइकिंग के शौकीन हैं तो बुलेट की धुक धुक सुनकर आपका मन इसे चलाने के लिए कभी न कभी जरूर मचला होगा। भारत की सड़कों पर रॉयल एनफील्ड किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। ट्रैफिक लाइट पर बुलेट दिख जाए तो एक बार हर किसी की निगाहें इस पर सुस्ता ही लेती हैं। जहां करीब 125 साल की लीगेसी बुलेट को दूसरी आम बाइकों से अलहदा बनाती है, वहीं इसके फैंस इसे खुद के शरीर का अंग मानते हैं। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे घर में एक बाइक थी, वो एक पैशन चलता आ रहा है। आज मेरा बेटा मेरे को देखता है, वो बाइक देखता है, वो बोलता है ये मेरी बर्डी है, ये मेरी ग्रैनी है। तो वो पैशन शुरू से ही ब्लड में चला आ रहा है। दिस इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये मेरे लिए सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम नहीं है, ये कुछ ऐसा है कि मुझ में ही पहिए लग गए हों। ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरे शरीर का ही हिस्सा हो। मैं इसके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड महसूस करता हूँ। दोनों विश्व युद्ध देख चुकी इस मोटरसाइकिल ब्रांड के शौकीनों में भी इजाफा हुआ है। बीते कई वर्षों में अकेले भारत में सैकड़ों छोटे बड़े रॉयल एनफील्ड समूह बने हैं जो कंपनी की लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। रॉयल एनफील्ड को करीब से जानने वाले बुलेट कल्ट को कंपनी की पॉपुलैरिटी का अहम कारण मानते हैं। रॉयल एनफील्ड का सफर साल 1890 में ब्रिटेन में शुरू हुआ, लेकिन 1970 में कंपनी ने भारत के चेन्नई प्लांट को छोड़कर दुनिया भर में इसका उत्पादन बंद कर दिया। लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी दुनिया भर में रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलें भारत से निर्यात की जाती हैं।
खुद भारत में इसकी मांग इतनी है कि नई बुलेट पाने के लिए लोगों को कई हफ्तों का इंतजार करना पड़ता है। कोई भी बाइक हमारा कोई भी वेरिएंट जो है बुकिंग पे ही आता है, बिकॉज इट्स अ हैंडक्राफ्टेड बाइक और इसमें बनाने में टाइम लगता है। लास्ट ईयर हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ बाइक्स एक साल में बनाई, 1 लाख कुछ बाइक्स बनाई, 1,10,000 के आसपास, विच इज अ रिकॉर्ड।